आज हम धर्मवीर भारती द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत ठेले पर हिमालय के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। इसमें लेखक ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। लेखक ने कहा है कि वह जादू जो कोसानी के बारे में सुना जाता था, आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी ने अधिक मोह है। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कोसानी में ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर है, किंतु इतनी प्रशंसा योग्य तो नहीं है। हम कभी कभी अपना संयंश ने मन में जो भी शंका आती, शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे, यानी शुक्ल जी को बताने लगे। ज्यों ज्यों कोसानी नज़दीक आता गया, त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। क्षोभ यानी दुख। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। जब लेखक अपने कुछ साथियों के साथ हिमालय के दर्शन के लिए कोसानी जा रहे थे, तो उन्होंने कोसानी के प्राकृतिक सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी। लेकिन जब वे रास्ते में देखते हैं तो उन्हें जितनी सुंदरता उन्होंने सुनी थी, वैसा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो कोसी से बस चली तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी कारण लेखक प्रसन्न नहीं था, खिन्न था, क्योंकि वहाँ पर बर्फ का नामो निशान नहीं था। सोमेश्वर की घाटी उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उस पर बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ है। सोमेश्वर घाटी की उत्तर दिशा में जो सबसे ऊंची पर्वतमाला थी, उस पर कोसानी गांव बसा हुआ था। कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कोसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा, बिल्कुल उजड़ा सा गांव, और बर्फ का तो कहीं नामो निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं। लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे वे कोसानी गांव में उतरे तो गांव कैसा था, बिल्कुल उजड़ा हुआ, और कहीं भी वहां पर बर्फ दिखाई नहीं दे रही थी। लेखक को ऐसा लगने लगा था कि उनके साथ धोखा हुआ है, और वे इस बात को जानकर प्रसन्न नहीं थे। अन्न खाते हुए बस से उतरा। जहां था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। लेखक कहते हैं कि जब वे बस से उतरे तो उनका मन बड़ा खिन्न था, उदास था। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कोसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कल्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते। कोसानी की पर्वत श्रेणी के बीच कल्यूर की तरह तरह के रंगों से सुशोभित घाटी छिपी हुई थी। लेखक ने सोचा कि प्राचीन काल में इस घाटी में यक्ष और किन्नर नाम की जाति के लोग रहते होंगे, और यह घाटी 50 मील चौड़ी है। इसमें मखमल जैसे हरे भरे खेत हैं, और गेरू की सुंदर चट्टानों को काटने से बने इसके रास्ते कैसे हैं, लाल हैं। यह घाटी मखमल कालीनों जैसी खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल रास्ते, जिनके किनारे सफेद सफेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझा जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियाँ।
लेखक देखते हैं कि इन रास्तों के किनारों पर पत्थरों की सफ़ेद पंक्तियां हैं और इन घाटी में अनेक नदियां हैं जो इधर उधर आकर आपस में मिलती है और ऐसे लगती है जैसे अनेक लताएं एक दूसरे से लिपट जाती हैं। अकस्मात हम दूसरे लोक में चले आए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर सजा हुआ, इतना निष्कलंक लगा कि इस धरती पर तो जूते उतार कर पांव पोंछकर आगे बढ़ना चाहिए। लेखक ने अनायास सोचा, वह उनको उठाए और अपनी कलाई में लपेट लें, अर्थात अपनी आंखों से लगा लें। अचानक लेखक इस संसार के बाहर किसी अन्य दुनिया में जा पहुंचा। वह संसार कितना था अधिक कोमल और सुंदर और पवित्र था। लेखक का मन हो रहा था कि वह अपने जूते उतार ले और पैरों को पोंछ कर ही उस भूमि पर पैर रखें। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया जहां ये हरे खेत, नदियां और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में धुल जाते थे। यहाँ पर कवि ने कौसानी घाटी की सुंदरता का वर्णन किया है। वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन चीज है जो अटल है? यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा कैसा अजब रंग है इसका, न सफ़ेद, न रुपहला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। यह क्या है? बर्फ तो नहीं। हाँ जी, बर्फ नहीं तो क्या है? अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा। अचानक लेखक के मन में बिजली के समान विचार आया। इसी घाटी के पार नागाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। उन्हें ऐसा विचार आया कि इसी घाटी के पास विशाल हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढाक रखा है। इन बादलों में वह विशाल हिमालय ढका हुआ है। वैसे वह क्या सामने है? उसका एक छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। उन्हें ऐसा लगा कि उन बादलों के बीच में छोटा सा रूप बालक के समान छोटा सा बर्फ का रूप दिखाई दे रहा था। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा, मैं प्रसन्न होकर चीख उठा, बर्फ वह देखो। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन चीज है जो अटल है? यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा कैसा अजब रंग है, न इसका सफ़ेद, न रुपहला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। यह क्या है? बर्फ तो नहीं है। हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा। इसी घाटी के पार वह नागाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढाक रखा है। वैसे वह क्या सामने है? उसका एक छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्षातिरेक चीख उठा, बर्फ वह देखो। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। लुप्त हो जाना यानी गायब हो जाना। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया। यह दृश्य देखकर लेखक को ऐसा लगा कि वह जो शिखर बालक के समान दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था बादल के आने के कारण ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर खींच लिया हो। खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर न पड़े।
यहाँ पर लेखक ने अपने मानवीय भावों का उल्लेख किया है। लेखक ने यह भी बताया है कि कौसानी का प्राकृतिक सौंदर्य उन्हें मोहित कर रहा था, पर उस एक क्षण के हिम दर्शन ने हमें जाने क्या भर दिया। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छू मंतर हो गई। लेखक बताते हैं कि एक क्षण के लिए जब हमें हिमालय के दर्शन हुए, तो उस हिमालय के दर्शन ने हमारे मन में ऐसा न जाने क्या भर दिया था कि सफ़र की जो हमारे मन में उदासीनता थी, निराशा थी और थकावट थी, वह एक क्षण के लिए हिमालय के दर्शन करके गायब हो गई। हम सब आकुल हो उठे, हम सब व्याकुल हो गए उस दृश्य को पुनः देखने के लिए। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी ये जो बादल ने हिमालय को ढक लिया है, तो जब ये बादल हट जाएंगे तो हिमालय पुनः हमारे सामने दिखाई देगा, निरावृत यानी आवरण से रहित। असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे धीरे से खिसका देगी। इन बादलों के पीछे जो असीम सौंदर्य, बहुत सारी सुंदरता छुपी हुई है, वह धीरे धीरे घूंघट की तरह, घूंघट के पर्दे की तरह अलग हो जाएगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। यह सब विचार करके ही मेरा जो हृदय है वह धड़कने लगा था। शुक्ल जी शांत थे, लेकिन उनके जो मित्र थे वे बिल्कुल चुप थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। उनके जो मित्र थे शुक्ल जी, वे उन लेखक की ओर देखकर बार बार मुस्कुरा रहे थे। उसका मतलब था कि इतने अधीर थे, कौसानी आया भी नहीं और मुंह लटका लिया। इससे पहले लेखक अपने मित्रों के साथ उदास थे, अब समझे यहाँ का जादू। डाक बंगले के खान सामे ने बताया कि आप लोग बड़े खुद किस्मत हैं साहब। 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। यानी कई बार यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो कई दिनों तक पड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें हिमालय के दर्शन नहीं होते हैं। आज आपके आते ही ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बादलों के छटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सामान रख दिया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एकटक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। एक एक करके नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी। अनावृत ने बे आवरण से रहित, है ना। उनका जो आवरण है वह खुलता जा रहा था और फिर सब खुल गया। एक स्थिति ऐसी आई कि हिम के शिखर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगे। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला बाईं से शुरू होकर बाईं ओर से शुरू हो रही थी और दाईं ओर तक गहराई तक धंसती हुई दिखाई दे रही थी। और यह जो शिखरों की जो श्रृंखला थी वह रोमांचित कर देने वाली थी। हमारे मन में उस समय क्या क्या भावनाएं उठ रही थी। उस समय हमारे मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। अगर यह बता पाता तो यह खरोज, यह पीर क्यों रह गई होती। यदि इसे मैं शब्दों में व्यक्त कर सकता तो मन में यह पीड़ा नहीं रह जाती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था। लेखक बताते हैं कि उनके मन में जो उठने वाली भावनाएं थी उनको बता पाना संभव नहीं था। जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, जिस प्रकार बर्फ की सिल के पास खड़े होने पर उसकी ठंडी हवा मुंह पर लगती है,
वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही, उसी तरह हिमालय का जो ठंडापन है वह उनके माथे पर पड़ रहा था। सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे थे। हिमालय की जो शीतलता का प्रभाव, हिमालय की शीतलता के प्रभाव से उनके मन में जितने भी कष्ट थे, जितना भी संघर्ष था और जितनी भी शंका थी, वह मिटती जा रही थी। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा है? यहाँ आकर लेखक को पहली बार समझ में आ रहा था कि पुराने जो तपस्वी ऋषि मुनि थे, वे हिमालय पर इसी कारण आते थे। उन्होंने मनुष्य के 3 तरह के कष्टों का उल्लेख किया है। दैहिक यानी शारीरिक, और दैविक यानी आत्मिक, और भौतिक यानी सांसारिक। इन तीनों तरह के तापों का उल्लेख उन्होंने किया है। उसे शमित करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे? उन तापों को समाप्त करने के लिए, दूर करने के लिए, उन कष्टों से मुक्त होने के लिए वे हिमालय पर जाते थे। पहली बार मेरी समझ में आ रहा है, वे हिमालय पर क्यों आते थे? अचानक उन्हें आज पहली बार समझ में आ रहा है। अकस्मात यानी अचानक एक दूसरा तथ्य मेरे मन क्षितिज पर उदय हुआ। अचानक एक सच्चाई उनके मन में पर्दे की तरह प्रकट हुई। कितनी कितनी पुरानी है यह हिम राशि। वे सोचते हैं कि यह बर्फ कितनी पुरानी है। जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। न जाने कितने अनादिकाल से यह अमर और कभी नष्ट न होने वाली बर्फ हिमालय की चोटियों पर जमी हुई है। और इसकी इसी विशेषता के कारण कुछ विदेशियों ने इस बर्फ को एटर्नल स्नो अर्थात सदा जमी रहने वाली बर्फ कहा है। अविनाशी इन शिखरों पर जमा हुआ कुछ विदेशियों ने इसीलिए हिमालय की इस बर्फ को चिरंतन हिम एटर्नल स्नो, सूरज ढल रहा है और सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल, घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन से मैंने सोचा कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं। अनंत काल से इन सूने बर्फ दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंधड़ हू करते हुए बहते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि हिमालय की इन्हीं विशेषताओं के कारण विदेशियों ने इस बर्फ को सदा जमी रहने वाली बर्फ कहा है। सूर्य अस्त होने वाला था और उसके धुंधले प्रकाश में दूर से दिखाई देने वाली पर्वत चोटियों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल और घाटियां अब अस्पष्ट दिखाई दे रही थी। कुछ भयभीत होकर लेखक ने सोचा कि क्या मनुष्य के पैर कभी इन बर्फीली प्रदेशों पर पड़े हैं कि नहीं, या सदा से ही यहाँ बर्फ के तूफान भयानक आवाज करते हुए आते रहते हैं। अब यहाँ पर लेखक हिमालय को देखकर विचार मग्न हो गया है। उन्होंने अनुभव किया है कि पुराने कवियों का हिमालय के प्रति जो आकर्षण था वह क्यों रहा है। आज लेखक को समझ में आया है। सूरज डूबने लगा। धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। जब सूरज अस्त होने लगा तो उन बर्फ पर दिखाई देने वाली जो हल्का पीलापन था वह केसर की तरह बहने लगा। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियां गहरी पीली हो गई। अंधेरा होने लगा। हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने
लगे, पर चुपचाप थे, गुमसुम थे, जैसे सब कुछ छिन गया हो, शायद सबको कुछ मिल गया हो, जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन या अपने आप में डूब गए हों। लेखक बताते हैं कि उनके मित्र इस सौंदर्य को देखकर विचार मग्न हो गए, अपने आप में ही खो गए। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। लेखक कहते हैं कि थोड़ी देर के पश्चात आकाश में चंद्रमा दिखाई देने लगा और उसकी चांदनी फैल गई, तो सब लोग पुनः आ गए। इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। इस समय सब जगह शांति फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ को भी नींद आ गई। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। लेखक ने आराम कुर्सी उठाई और कुछ दूर हटकर बैठ गए। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन हो गया। इसी हिमालय को देखकर किसने क्या क्या नहीं लिखा। यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाय एक शब्द भी तो नहीं जानता। लेखक ने आराम कुर्सी उठाई और कुछ दूर हटकर बैठ गए। वे सोचने लगे कि हिमालय के इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उनके मन में भाव क्यों नहीं उठ रहे हैं। वे कल्पना शून्य क्यों हो गए। इसी हिमालय को देखकर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं, किंतु लेखक का मन कविता की एक लाइन तो क्या, एक शब्द भी लिखने में असमर्थ था। पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। लेखक विचार कर रहा है कि कविता न लिख पाना बड़े महत्व की बात नहीं है, लेकिन हिमालय की इस विशालता के सामने सब कुछ छोटा प्रतीत हो रहा है। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे हैं, कुछ ऐसा उभर रहा है। लेखक ने धीरे धीरे मन में यह विचार आया कि हिमालय की इन श्रेणियों को देखकर उनके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वह इन भावों से कुछ ऐसा था जो हिम शिखरों को ऊंचाई तक उठाने का प्रयत्न कर रहा था। पर धीरे धीरे मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे थे, कुछ ऐसा उभर रहा था जो इन शिखरों की प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा था ताकि इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है। स्नेह भरी चुनौती दे रहा है, हिम्मत है तो ऊंचे उठोगे। लेखक ने बताया है कि लेखक को ऐसा लग रहा है कि हिमालय बड़ा भाई है और वह ऊपर चढ़ गया है और अपने छोटे भाई लेखक को नीचे से उत्साहहीन देखकर उसका उत्साह बढ़ा रहा है और वह प्रेम पूर्वक उसको चुनौती दे रहा है कि क्या वह भी ऊंचा और श्रेष्ठ बन सकता है। तो लेखक के मन को हिमालय से प्रेरणा मिल रही है कि वह भी उच्च और महान बने। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा और जैसे तंद्रा टूट गई हो, तंद्रा ने नींद। हम सक्रिय हो गए, अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद से जैसे हम छलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सेन, बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ। बोला, भाई साहब, हम तो वंडर स्ट्रक है कि यह भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई, यानी बड़ी मुश्किल से हम अपनी हंसी को रोक पाए। अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा।
अचानक वह शीर्षासन की मुद्रा में आ गया। पूछा गया तो बोला, हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेगा, हम एक नए दृष्टिकोण से हिमालय को देखेंगे। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई की अत्याधुनिक चित्र शैली से थोड़ा नाराज है और कहने लगा, ओ सब जीनियस लोग, शीर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, इसी में हम भी शीर का बल हिमालय को देखता है। दूसरे दिन घाटी से उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे, जहाँ गोमती बहती है। गोमती की उज्ज्वल जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। दूसरे दिन जब लेखक अपने साथियों के साथ बैजनाथ पहुँचे तो वहाँ पर गोमती नदी बह रही थी और उस नदी की जल राशि में, पानी में हिमालय की बर्फीली चोटियों की प्रतिछाया तैरती हुई दिखाई दे रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुंचूं और उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंट और उसमें डूबा रहा। लेखक के मन में विचार आ रहा था कि वह इन हिमालयों से कब उसकी भेंट होगी। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। लेखक बताते हैं कि हिमालय के बर्फ से ढके शिखरों को लोग बार बार बुलाता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यास जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का बहाना है। वे बर्फ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती है और हम है कि चौराहे पे खड़े ठेले पर लद कर निकलने वाली बर्फ को देखकर ही मन बहला लेते हैं। लेखक बता रहे हैं कि हिमालय के बर्फ से ढके शिखर लोगों को बार बार बुलाते हैं, किंतु वहां न जाकर चौराहे पर खड़े ठेले पर लदी हुई बर्फ की शिलाओं को देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे किसी ही ऐसे क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिर कर ही तो तुलसी ने कहा था कि कबहुक हाँ यहीं रहनी रहोगे। कभी महाकवि तुलसीदास ने भी ऐसे ही ठेले पर लदे हिमालय से घिर गए थे, अर्थात सांसारिक मोह माया ने उनको अपने आकर्षण में जकड़ लिया था। उस समय उनसे मुक्त होने का विचार उनके मन में प्रकट हुआ था, तो उन्होंने प्रार्थना की थी कि वह भगवान राम की कृपा से इस मोह माया से मुक्त जीवन जीने का अवसर पाएंगे। मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूंगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाई पर? लेखक सोच रहे हैं कि क्या वह भी इसी तरह वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाई पर रह सकेगा। कहने का तात्पर्य है कि वह जीवन के चित्रंजन सत्य को जान सकेगा। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूं, नहीं बंधु आऊँगा, फिर लौट कर वहीं आऊँगा, उन्हीं ऊंचाइयों पर ही तो मेरा आवास है, वहीं मन रमता है, मैं करूं भी तो क्या करूं। अने लेखक के मन में यह विचार आता है कि क्या वह भी इसी तरह इन हिम शिखरों की ऊंचाई पर रह सकेगा। वह भी जीवन के इस सत्य को जान पाएगा, वह पुनः उसके पास आ पाएगा। वह हिमालय को स्वयं को आने का विश्वास दिलाता है। वह कहता है कि वह बार बार वहीं आएगा और उसका विश्वास उन ऊंचाइयों पर ही है। उसका मन वहीं लगता है, वह अपने मन को रोकने में असमर्थ है।
इस प्रकार हिमालय के जो बर्फ से ढके हुए शिखर हैं वह लेखक को श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि तुलसीदास जी भी संसार के मोह से मुक्त होकर श्रेष्ठ और पवित्र जीवन जीना चाहते थे। तो यहाँ पर ये जो यात्रा वृत्तांत है यह यहाँ पर पूरा हुआ है और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।